नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आर्ट से संबंधित अनेक जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे KVS हो गया, TGT, PGT, NTA नेट, DSSB। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आई हूँ, कला परीक्षा पॉइंटर। कला परीक्षा पॉइंटर जो आर्ट एग्ज़ाम पॉइंटर है और यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है। तो मैं आपको ये बुक कराने वाली हूँ, जिसमें ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। TGT, PGT, LT ग्रेड, IGIC, डाइट, DSSB और RPSC, KVS, NVS, झारखंड TGT, राजस्थान स्कूल कॉलेज लेक्चरर, डिग्री कॉलेज परीक्षा, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसमें बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया हुआ है। तो हम स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ेंगे और शुरुआत से ही मैं इस बुक को लेकर चलूँगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये बुक ख़रीदी नहीं है। और जैसे कि अभी एग्ज़ाम हमारा जो NTA का था वो भी लीक हुआ है और अब दोबारा पेपर होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी इसमें काफ़ी मटेरियल दिया हुआ है जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम इस बुक को जितने भी क्वेश्चंस या जितनी भी ये हमारे से आज होगी तो मैं इसको आज कराऊंगी, नहीं तो मैं इसकी एक सीरीज़ बना दूंगी जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारी बुक को मैं रीड कराऊंगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार एक नज़र इसके जो टाइटल है, शीर्षक है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। इसकी विषय सूची में देखिए, भारतीय कला का अर्थ और उसका स्वरूप दिया हुआ है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, 3rd अध्याय में प्राचीन साहित्य कला और 4 अध्याय में सौंदर्य शास्त्र की पूरी डिटेल दी हुई है। अध्याय 5 में दिया हुआ है सिंधु सभ्यता की कला और अध्याय 6 में मौर्यकालीन कला, स्तंभ मूर्ति कला और टाइम पीरियड 325 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। गुफाओं की कला 7वें अध्याय में दिया गया। अध्याय जो 8 है उसमें मध्यकालीन कला शैली। अध्याय 9 में ईरानी मुगल शैली है। अध्याय 10 में दक्षिणी यानी कि दक्षिणी चित्र शैली दी हुई है। 11 में राजस्थानी चित्रकला शैलियाँ, पहाड़ी चित्रकला शैलियाँ, आधुनिक पट्ट चित्रकला, कला का क्रमिक विकास, बंगाल स्कूल के कलाकार, प्रमुख कलाकार ग्रुप दिए हुए हैं। भारतीय समकालीन कलाकार, भारतीय मूर्तिकार, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला, मध्यकालीन कला, जागरणकालीन कला, अन्यवाद, जो अन्यवाद है वो भी इसमें दिए गए हैं और ग्राफिक कला भी दी हुई है। विज्ञापन कला, विविध अन्य जो भी सामग्री है वो दी गई है। भारतीय वास्तुकला के बारे में दिया गया है। भारतीय मूर्तिकला और लोक कलाओं के बारे में विस्तृत इसमें मटेरियल दिया हुआ है। दोस्तों, इस पुस्तक में, इस बुक में कला परीक्षा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस भी दिया गया है, जिसमें TGT का सिलेबस भी दिया गया है। TGT का सिलेबस जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भारतीय चित्रकला, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, एलोरा, सित्तनवासन इत्यादि के भित्तिचित्र, भारतीय लघु चित्रकला, जैन, पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी शैली, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि, मुगल शैली, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, पहाड़ी शैली, कांगड़ा, बसोली इत्यादि, बंगाल शैली और इसके कलाकार जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, DP राय चौधरी, शितेंद्र नाथ मजूमदार, समकालीन चित्रकार और उनके मुख्य कलाकार, समकालीन जो चित्रकला है वो और मुख्य कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, KK हेब्बर, KS कुलकर्णी, MF हुसैन, KH आरा इत्यादि। कला के तत्व जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत हैं। इसमें जो सिलेबस है ये TGT का, इसमें जैसे सिद्धांत दिए हुए जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उनका चित्रकला में महत्व। तो ये तो हो गया कला प्रशिक्षित स्नातक यानी कि TGT का सिलेबस, जो कि आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा था तो नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं कला प्रवक्ता, जो PGT का सिलेबस है, उसको आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटा सा। विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र हैं, जिनमें अल्तामिरा स्पेन,
लास्कोक्स की गुफाएं जो काबुल में है। भोपालन क्षेत्र यानी कि भोपाल के जो क्षेत्र हैं जैसे भीमबेटका हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के हैं। और भित्ति चित्र की परंपराएं, फ्रेस्को, सेको, अजंता फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, गोवर्धन चित्रकला जो होती है, गोवर्धन चित्रकला का इतिहास, भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं इसकी, जैसे कोटा होगी, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़। मुगल, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, पहाड़, कांगड़ा, बसोली आदि। कंपनी स्कूल, पटना, कलम और बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। पुनरुत्थान एवं चरण पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला, नवशास्त्रीय कला और स्वच्छंदतावादी चित्रकला। इसके सिलेबस में प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजना, अति यथार्थवाद एवं उनके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार, समकालीन चित्रकला धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार। पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। ये आपका पीजीटी का आर्ट सिलेबस रहेगा। उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड का भी सिलेबस इसमें दिया हुआ है, जिसमें खंड 1 में दिया गया है चित्रकला के तत्व, माध्यम, तकनीक एवं संयोजन के सिद्धांत। इसमें एक करके दिया गया है चित्रकला के प्राचीन, पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यम एवं विधियाँ। खंड 2 में दिया गया है, जो यूनिट 2 है, उसमें दिया गया है भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषाएं, विचारक, चिंतक, कला एवं तत्व एवं कलाओं के अंतः संबंध। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय चित्र षडांग दी गई है। फिर यूनिट 3 में देखिए भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, विकास क्रम, शैलियों एवं उनके क्षेत्र। इसके अंतर्गत भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला, जिस विकास क्रम पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार, छापाकार, विचारक एवं इसकी अवधारणाएं। नेक्स्ट खंड 4 यूनिट 4 देखिए यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला, यूरोप की विकास क्रम और शैलियाँ एवं उनके क्षेत्र। इसमें खंड 4 में दिया गया है यूरोप की आधुनिक कला, जिसमें कला संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक एवं अवधारणाएं पूछी जाएंगी। अगला है यूनिट 5 भारत के समसामयिक कला परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियां एवं आधुनिक प्रयोग। इसके अंतर्गत जो यूनिट 5 है कला बाजार एवं समालोचना एवं कला वैचारिकी, जो कला विचारक हैं उनके बारे में। तो अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप, भारतीय कलाकार एवं उसका स्वरूप। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन है। सेकंड जो पॉइंट दिया गया है, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह क्या कहलाती है, कला या आर्ट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसार के विकास की भांति ही कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता, उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन समय में कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। प्राचीन जो समय था उसमें कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था, उस टाइम कला शब्द का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किया था भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, प्रथम शताब्दी में यह किया गया था। जो कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग हुआ वह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया गया। अगला पॉइंट देखिए, कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग शताब्दी में हुआ था 13वीं। अगर आ जाए क्वेश्चन की कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ, तो यह हुआ था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कल धातु से मानी जाती है और इसका यानी कि कल धातु जो कल शब्द है इसका अर्थ होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनान में सर्वप्रथम कला शब्द के लिए टेक्ने शब्द का प्रयोग होता था और इस शब्द का अर्थ है शिल्प। इस जो टेक्ने शब्द का अर्थ होता है वो होता है शिल्प। नेक्स्ट पॉइंट है लेटिन भाषा में आर्ट शब्द, लेटिन भाषा में जो आर्ट शब्द है वो आर्स या आल्टम से उत्पन्न माना जाता है।
अगला पॉइंट देखिए, भारतीय दर्शन में कला को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भारतीय दर्शन में कला किस रूप में मानी जाती है, तो सत्यम शिवम और सुंदरम के रूप में मानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक और गायन को शिल्पी कहा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ में नर्तक, वादक, जो जैसे कोई ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, नर्तक यानी कि जो नृत्य करता है, नाचता है, डांस करता है, गायक जो सिंगिंग करता है, को शिल्पी कहा है। अगला पॉइंट देखिए, प्राचीन साहित्य में कला के लिए शिल्प तथा कलाकार के लिए शिल्पी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप इनको नोट भी कर सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं इसको। काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है बुक में, और आगे इसमें और भी ज़्यादा अच्छा मटेरियल दिया हुआ है आर्ट से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कला के संदर्भ में शैली शब्द का प्रयोग चित्रकार द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में ही लिया गया है। जो शैली है, उस शब्द का प्रयोग चित्रकार के द्वारा उसके विशिष्ट मार्ग के अर्थ में ही लिया गया है। अगला पॉइंट है, शैली शब्द को संस्कृत साहित्य में रीति कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कला शब्द का प्रयोग आजकल काव्य, संगीत, चित्र वस्तु आदि ललित कलाओं के रूप में होने लगा है। अगला जो हमारा हेडिंग है वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, कला की अवधारणा और परिभाषा। तो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जो दार्शनिक हुए हैं उनके अनुसार कला की क्या क्या परिभाषा रही हैं वो इसमें दिया गया है। जिसमें प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कला के बारे में कहा है, कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है यानी कि आर्ट इज़ एन इमिटेशन ऑफ ट्रूथ। ये प्लेटो ने कला के बारे में कहा है। अगला पॉइंट देखिए, अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय मूल है, अर्थात कला नकल की नकल है। आर्ट इमिटेशन ऑफ नेचर, यानी कि जो कला है वो प्रकृति की अनुकृति है। नेक्स्ट देखिए जो पॉइंट है, हिगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हिगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। अगला पॉइंट है, रस्किन के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति महान मानव के अववाद की अभिव्यक्ति है। यह रस्किन ने कला के लिए कहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रायड के अनुसार कला क्या है, दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप ही कला है। अब देखते हैं क्रोचे के अनुसार। क्रोचे के अनुसार कला ब्रह्मा प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। टोलस्टॉय के अनुसार भावपूर्ण क्रिया या अभिव्यक्ति को जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर दे वही कला है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला अभिव्यक्ति का अववादक या रंजक स्वरूप है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य कला के माध्यम से अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है, अपने गंभीरतम अंतर की अभिव्यक्ति करता है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। अगला पॉइंट देखिए, स्पिनोजा के अनुसार कला भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति है। गांधी जी के अनुसार आत्मा का ईश्वरीय संगीत कला है। वायरन के अनुसार मस्तिष्क की सृष्टि संबंधी चेष्टा ही कला है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेज़लिट। हेज़लिट के अनुसार कला कल्पनाओं और भावनाओं की भाषा है। पिकासो ने कला के बारे में कहा है, कला एक ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। यह पिकासो ने कहा है। पिकासो के अनुसार कला ऐसा असत्य है जिसमें सत्य का बोध होता है। आर.जी. कलिंगवुड ने कहा है, कला जीवन की आधारशिला है। कला जीवन की आधारशिला है। कला अप्राप्य के विद्रोह है। अज्ञेय के अनुसार, यह अज्ञेय के अनुसार है कि कला अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है।
तो ये तो हो गए विचारकों के विचार कला के प्रति। और अब कला का वर्गीकरण एक बार देख लेते हैं। कला का वर्गीकरण, कला का वर्गीकरण पहला पॉइंट देखिए, प्राचीन भारत में प्रकृति से कला को पृथक करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला कहा जाता है। अगला पॉइंट है, देव शिल्प को ही यूरोप में कास्टिक आर्ट कहते हैं। कास्टिक आर्ट देव शिल्प को ही, और कहाँ पर कहते हैं? यूरोप में, कास्टिक आर्ट। अगला पॉइंट देखिए, कला को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है देव शिल्प, दूसरा है मानव शिल्प। पहला देव शिल्प, दूसरा मानव शिल्प। मानव शिल्प के अनुसार कला के दो भाग हैं। पहले भाग में कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला, और दूसरा भाग होता है चारुशिल्प अर्थात ललित कला। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, हीगेल ने ललित कला को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है, जिसमें काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तु या स्थापत्य कला है। हीगेल ने कला को 5 भागों में बांटा है। अगला पॉइंट देखिए, हीगेल ने अपने वर्गीकरण हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स में काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी कि हीगेल ने कौन सी कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला पॉइंट देखिए, हीगेल ने विश्व की समस्त कला को 3 भागों में बांटा है। यानी कि विश्व की समस्त जो कला है उसको हीगेल ने 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहली है प्रतीकात्मक कला यानी कि सिंबॉलिक, दूसरी है जिसको वास्तुकला, प्रतीकात्मक कला, सिंबॉलिक और वास्तुकला। दूसरी है शास्त्रीय कला, शास्त्रीय कला यानी कि क्लासिकल, ये होती है मूर्ति कला। तीसरी है स्वच्छंद कला, रोमांटिक, जिसमें चित्र, काव्य और संगीत है। यानी कि इन्होंने 3 भागों में बांटा है विश्व की समस्त कलाओं को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हीगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 2 भागों में किया है। हीगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया है। पहला है दृश्य कला और दूसरा है श्रव्य कला। दृश्य कला और श्रव्य कला। दृश्य कलाएं कौन सी होती हैं? जो देखी जा सकती है, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, ये सब दृश्य कला के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य कला होती हैं सुनने वाली, जैसे संगीत सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, वो होती है श्रव्य कला। तो हीगेल ने इंद्रियों के आधार पर कलाओं का वर्गीकरण जो किया है वो 2 भागों में किया है, दृश्य कला और श्रव्य कला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ललित कला में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात यह सौंदर्यात्मक होती है। जो ललित कलाएं हैं वो सौंदर्य प्रधान होती हैं, यानी कि किसी भी कला में सौंदर्य होना जरूरी होता है। सौंदर्य नहीं है तो वो कला अच्छी नहीं मानी जाती है। तो पहला जो इसका गुण होना चाहिए, प्रधान जो होता है गुण, वो होता है सौंदर्यात्मक यानी कि सुंदरता। नेक्स्ट चलते हैं, कलाओं का एक ग्राफ भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें आसानी होती है समझने में। कलाएं, जिसमें दो प्रकार की कलाएं मानी गई हैं, देव शिल्प और मानव शिल्प। फिर मानव शिल्प को फिर 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें कारुशिल्प हो गया और चारु। कारुशिल्प में होती हैं जो उपयोगी उदार कलाएं होती हैं, और चारुशिल्प होती हैं जो ललित कलाएं। जैसे कि हीगेल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? 5 कलाओं में, 5 भागों में बांटा है। फिर इसमें इनका देश को सापेक्ष, स्थिर अथवा गतिशीलता, सापेक्ष, स्थिर अथवा गतिशील, इसमें ये 2 भागों में दिखाया गया है, जिसमें देश सापेक्ष अथवा स्थिर, स्थिर में चित्र हो गया, मूर्ति, स्थापत्य, ये सभी स्थिर, स्टैटिक में आएंगी। और काल सापेक्ष जो होता है अथवा गतिशील, जो मतलब जिसमें लय होती है, गति होती है, डायनामिक जिसको बोलते हैं, वो होती है काव्य, संगीत। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? गीत, वाद और नृत्य। वाद यानी कि जो तबला वगैरह या कोई भी मृदंग वादन करते हैं वो। गीत, वाद और यंत्र। सहज अथवा माध्यम आधारित, इसमें फिर 2 भागों में बांटा है, सहज और माध्यम। सहज को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें नृत्य, सहज के अंतर्गत जो 4 पॉइंट आते हैं, नृत्य हो गया, गीत हो गया, कविता और अभिनय, ये सभी सहज के अंतर्गत आते हैं। माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। इसमें अगला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ से दिया गया है, स्थिर अथवा गतिशील। जो देश काल सापेक्ष है उसमें स्थिर एवं गतिशील, तो यह नीचे दिखाया गया है, फिर इसको ले जाके
स्थिर एवं गतिशील। गतिशील तो इसमें क्या आएगा, दृश्य यानी कि विजुअल और श्रव्य। इसके अंतर्गत क्या आता है, दृश्य के चित्र, मूर्ति, स्थापत्य और नृत्य, ये सभी देखने की जो चीज़ें होती हैं वो दृश्य के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य, श्रव्य के अंतर्गत यहाँ पर काव्य, गीत और वाद दिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। ललित कला के अनुसार, ललित कला को भारतीय विद्वानों के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। चित्रकला, इसका माध्यम क्या है, रंग और ब्रश। नंबर 1 हो गया चित्रकला, इसका माध्यम है रंग और ब्रश। दूसरा माध्यम है, दूसरा जो है पॉइंट मूर्तिकला, इसका माध्यम क्या हो गया, चूना व मिट्टी, धातु, और अब तो अनेक माध्यम मूर्तिकला में उपयोग किए जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट हो गया है वास्तुकला, इसका माध्यम क्या होता है, परस्तर व सीमेंट, परस्तर एवं सीमेंट। चौथा जो इसका पॉइंट है संगीत कला, इसका माध्यम होता है स्वर एवं नाद। पांचवा है काव्य कला, इसका माध्यम क्या होता है, शब्द और अर्थ। काव्य कला में शब्द और अर्थ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख। ग्रंथों में कलाओं का उल्लेख, पहला पॉइंट है 64 कलाओं का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट है 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन कृत का कामसूत्र। ये कामसूत्र है, यहाँ पर जो 64 कलाओं का उल्लेख है वो वात्स्यायन के रचना कामसूत्र ग्रंथ में मिलता है। अगला जो पॉइंट है शुक्र नीति, शार में भी 64 कलाओं का ही उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश में देखिए 72 कलाओं का उल्लेख मिलता है। प्रबंध कोश जो जैन ग्रंथ है, इसके लेखक राजशेखर है। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि प्रबंध कोश जैन ग्रंथ किस के जो लेखक हैं वो कौन है, तो लेखक राजशेखर है। नेक्स्ट पॉइंट है ललित विस्तार में 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। ललित विस्तार है उसमें 86 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ है। जो ललित विस्तार है यह किस धर्म का ग्रंथ माना गया है, तो यह है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। अगला पॉइंट है क्ष्मेंदर की पुस्तक कला विलास में 350 कलाओं का उल्लेख है। जो क्ष्मेंदर हैं उनकी जो पुस्तक का नाम है कला विलास, उसमें 350 कलाओं का विवरण दिया गया है या उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट है चित्रकला की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, चित्रकला की किसी भी धरातल जैसे भित्ति यानी कि दीवार, काष्ठ फलक, लकड़ी की जो फलक होते हैं आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना चित्रकला है। नेक्स्ट पॉइंट है कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है। अगला पॉइंट है कला का शाब्दिक अर्थ। कला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यह होता है किसी वस्तु का छोटा अंश। कला धातु से ध्वनि व शब्द का बोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क प्लस ला, क से कामदेव अर्थात सुंदर और ला से लाने वाला अर्थात सुंदरता लाने वाला ही क्या है, सुंदरता लाने वाला ही कला है। अगला पॉइंट है भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं, जिसमें पहला क्या है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगला पॉइंट देखते हैं कला के प्रकार। तो कला के अनेक प्रकार हैं जो अनेक रीतियों में होते हैं या शैलियों में, जिसमें पहला है मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के आधार पर कला के प्रकार होते हैं। जैसे कि चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों पर अथवा वस्त्र पर चित्रकला बनाई जाती है, ये इसकी रीति या इसकी शैली है। तो नेक्स्ट देखिए मूर्तिकला पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखिए वास्तुकला क्या है, भवन निर्माण जैसे दुर्ग बना दिया, प्रासाद, मंदिर, मकबरे आदि ये वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मृदभांड कला, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बनाए गए जो मृदभांड होते हैं वो मृदभांड कला के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। फिर होता है मुद्रण कला, जैसे कि सिक्के और मोहरे, मुद्राएं
ये सभी मुद्रा कला हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, जिन पदार्थों से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला के प्रकार हैं। जैसे चित्रकला, भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों अथवा भोजपत्र पर। ठीक है। नेक्स्ट है मृत्तिका कला, जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ हैं, मिट्टी से बनाई जाती हैं, वो सभी मृत्तिका कला के अंतर्गत आती हैं। अगला है धातु कला। धातु कला जैसे कांसे, तांबे, पीतल, सोना, चांदी, ये सभी धातु होती हैं, उसमें मूर्तियाँ या जो भी आकार बनाया जाता है वो सभी धातु कला के अंतर्गत आता है। अगला है प्रस्तर कला। प्रस्तर यानी कि पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ प्रस्तर कला के अंतर्गत आती हैं। और फिर है दंत कला। दंत कला किससे निर्मित होती है? हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ जो होती हैं वो दंत कलाएँ होती हैं। अगला देखिए थर्ड पॉइंट, मूर्ति कला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर प्राय 2 प्रकार की होती है। जो मूर्ति कला होती है वो अपने निर्माण के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यानी कि पहली है मूर्ति कला, जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। उसको हम चारों ओर से देख सकते हैं, उसके चारों ओर घूम के उसको देख सकते हैं, और उसका जो मूर्ति को निर्माण किया जाता है वो चारों ओर से किया जाता है। नेक्स्ट है उत्कीर्ण कला। उत्कीर्ण कला, इसमें पत्थर, उत्कीर्ण यानी कि जिसको खुरचते हैं, उत्कीर्ण करते हैं, इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है। इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र भी 2 शैलियों में निर्मित होते हैं। जो ये उत्कीर्ण कला के अर्धचित्र होते हैं, अर्धचित्र बनाए जाते हैं, ये भी 2 शैलियों में निर्मित होते हैं। जैसे कि पहला है हाई रिलीफ। हाई रिलीफ किसे कहते हैं? इसमें गहराई को उभारा या तराशा जाता है ताकि आकृतियों की अधिक उभार नज़र आए। जैसे कि उसको गहरा खोद कर, गहरा रिलीफ करके उसको तराशा जाता है, जिससे आकृतियों में अधिक उभार आ जाए। दूसरा है लो रिलीफ, यानी कि कम, यानी कि इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। यानी कि कम तराशी जाती हैं, कम रिलीफ किया जाता है, तराशा जाता है, तो वो थोड़ी चपटी सी दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं, इसमें पहला पॉइंट है धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। भारतीय कला का जो स्वरूप है वो धर्म प्रधान है। भारतीय जो कला प्रधान मानी गई है वो धर्म प्रधान ही मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःकरण की प्रेरणा। अंतःकरण की प्रेरणा यानी कि भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। जो अपने भावों को, यानी कि भावों को चित्रों या मूर्ति जिसके भी अंतर्गत अपने भावों को प्रकट करते हैं, यानी कि वो अपने गहराई पूर्ण भावों को प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है कल्पना प्रियता। कल्पना प्रियता भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता कल्पना प्रियता है। जो भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है वो कल्पना करना भी है। अगला पॉइंट देखिए विशेषताओं में कला की प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता भारतीय कला की एक ऐसी विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। अगला पॉइंट है आदर्शवादिता। आदर्शवादिता में भारतीय चित्रकला यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करती है, इसलिए इस कला में आदर्शवादिता का विशेष महत्व भी माना गया है। अगला पॉइंट है रेखा व रंग। रेखा व रंग भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। क्वेश्चन आता भी है कि भारतीय चित्रकला प्रधान है, क्या प्रधान है? रंग है, अंतराल है, इसमें ऑप्शन दिया होता है, रेखा भी होता है। तो भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान है, और रेखा के साथ साथ रंग प्रधान भी है, लेकिन रेखा प्रधान सबसे पहला गुण इसका माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अलंकारिकता। भारतीय चित्रकला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व रहा है। भारतीय जो चित्रकला है उसमें अलंकरण का विशेष महत्व रहा है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो आगे का कला के षडंग हो गए, कला के षडंग, भाव, प्रमाण, रूप, भेद, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला जो इसका पार्ट है वो कराऊंगी। हमने कला की जो विशेषताएं होती हैं वहाँ तक हमने आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई त्रुटि होती है या कुछ भी समझ नहीं आता है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।